हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखें तो कृपया करके वो देख ले, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं। विरूपाक्ष आपका शिव जी का एक रूप है, से विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। और तब वे मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतया कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राना का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियाँ मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य दिखाया गया है। गोपुरम और मंडप मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। ये संभवतः शासकों के ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित है। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। आइए ऊपर देख लेते हैं कौन कौन सा फिगर है। विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं देवस्थल हैं। दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को काले रंग से भरा गया है। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभाकारों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती है। ये आपको दिखाया गया है। ये आपका नक्शा है विरूपाक्ष मंदिर का। जलाशय हो गया और ये आपका है प्रवेश द्वार। ये आपका प्रवेश द्वार है और ये जो है ये स्तंभ हो गया। ये स्तंभ है, ये भी स्तंभ है और ये आपका यहाँ पर प्रवेश द्वार है।
दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप, ये आपको दिखाया गया है। ये आपका कल्याण मंडप मतलब विवाह भवन कह सकते हैं, विवाह भवन। कल्याण मतलब साउथ में होता है शादी, शादी करना। मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र को दिखाया गया है। ये आपका रेखा चित्र को दिखाया गया है। विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर आपका पंढरपुर महाराष्ट्र में है। ये विरूपाक्ष मंदिर, शिव जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। ये आपका दिखाया गया है, वे विट्ठल मंदिर का रथ को दिखाया गया है। ये विट्ठल मंदिर आपका हो गया विष्णु जी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर हो गया। और ये आपका है कहाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कहाँ, पंढरपुर। ये पूछा गया प्रश्न है। जिंजी का झूलता मंडप, ये जिंजी का झूलता मंडप को दिखाया गया है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। यह आपको दिखाया गया है। मदुरै को नायकों द्वारा बनाया गया एक गोपुरम। ये आपका मदुरै है। मदुरै कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। किसका मंदिर है, मीनाक्षी जी का है। और किसके द्वारा बनाया गया था, नायकों द्वारा। ये पूछा गया प्रश्न है। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखा चित्र तथा मूर्तियाँ, यह सब कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। ये पूछा जाता है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व कब मिला गया, 1976 में। और यूनेस्को द्वारा आपका 1986 में, 10 साल बाद। यह भी पूछा गया प्रश्न है। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में
विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे वर्ष के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, यह है मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों के से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवंत थे, उनका बस अभी यही कुछ बचा हुआ है। विजयनगर स्थल का विस्तृत मानचित्र को दिखाया गया है। ये आपका हो गया गंगावती, हम्पी और आपका क्या अनेगदी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। कमलापुरम, कादिरापुरम, नगेनतली, हॉस्पेट, अनंत सायनपुरी, इसी को दिखाया गया है। ABCDE मतलब 5x5 25 तरह के दिखाया गया है। फिर उसके अंदर बोला गया है, फिर ये N का 25 भाग है, 25 भाग है। ये आपका NM उसी तरह है। NM इसको भी 5x5 इसको 25 में बांटा गया है। जॉन M फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा वह याद रखा महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक, ब्रैकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूरे जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। मंदिर के नक्शा को दिखाया गया है। यह आपका मंदिर का नक्शा है। बाजार पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोती और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान्य घोड़े और तथा टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाले हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फर्नाओ नूनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों तथा संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते। बाजार में मांस भी
बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़ियाँ, चूहे तथा बिल्लियाँ और छिपकलियाँ 20 नग विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलाबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रशयदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं कि जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते हैं कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी। क्या वे मूर्ति के सामने तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते। और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रमदान दिया था। कृष्णदेव राय परिदृश्य के कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मूर्ति के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मंझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग। ये आपको दिखाया गया है। कृष्णदेव राय ये कौन सा वंश का था? तुलु वंश का। ये पूछा गया प्रश्न है। हालांकि क्या निर्माण करना, स्थान कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था? भवनों के नक्शे कौन बताता था? राजगीर पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे वहाँ से आते थे। क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था? उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे? निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों तथा उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सके। ये आपका दिखाया गया है रानी का स्नानागार नामक संरचना का एक भाग। काल रेखावन महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन लगभग 1200 से 1300 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 किसके द्वारा किया गया था? ये आपका गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पूछा जाता है। लगभग 1300-1400 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। बहमनी राज्य की स्थापना 1347। ये किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन बहमन शाह। इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनतें लगभग 1400 से 1500 ईस्वी। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 किसके द्वारा?
कपिलेंद्र के द्वारा। गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना अहमदाबाद, बीजापुर और बेरार सल्तनतों का उदय 1490। लगभग 1500 से 1600 ईस्वी पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510 में, किसके द्वारा? अल-बुकर्क, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, अल-बुरबक। बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526। किस पानीपत प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर काल रेखा टू विजयनगर की खोज व संरक्षण की मुख्य घटनाएं। 1800 कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा। 1856 अलेक्जेंडर ग्रैनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। 1876 पुरास्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेख का J.F. फ्लीट द्वारा प्रलेखन आरंभ। 1902 जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ। 1986 हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया 1986 में यूनेस्को द्वारा। और राष्ट्रीय महत्व कब दिया गया? 1976। मतलब 10 साल का अंतर है, 10 साल का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आप लोग को कुछ सजेशन देना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।